आपको कई बार मैं बता चुका कि मैं भाजपा में था, लेकिन भाजपा की जो नीतियां हैं वो देश की जनता के खिलाफ हो गई, किसान के खिलाफ है, इस देश के आम आदमी के खिलाफ है। हमारी लड़ाई जो भी जनता के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो भाजपा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अंबानी अडानी। सूत्रों के हवाले से या कुछ सोशल मीडिया से कुछ खबरें आ रही हैं कि आरएसएस का जो किसान संगठन है उसने किसान आंदोलन को समर्थन कर दिया। उन्होंने कुछ एमएसपी के मुद्दे पर कुछ बोला है, लेकिन उनके एमएसपी के मुद्दे से मात्र कानून बनाने से काम तो चलने वाला नहीं है। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, तब तक किसान आंदोलन अपने यथावत स्थिति में बना हुआ है और लड़ाई लड़ता रहेगा। अब आरएसएस को ये तय करना होगा कि वो सरकार से क्या मांग करे। इस मंच साझा करने की भी कुछ बातें आ रही हैं कि उन्होंने यहाँ के मंच को साझा किया है। किसने कहा है? सोशल मीडिया से आ रही है। हमारी सूचना में कुछ नहीं है। अगर वो आरएसएस के लोग आपके साथ आकर के सरकार के खिलाफ जो सरकार ने कानून बनाए हैं, अगर वो साथ देते हैं तो इसमें हर बुराई क्या है? वो पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करे। 3 काले कानूनों की वापसी पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे, उनकी स्थिति क्या है। हम 3 काले कानूनों की वापसी की मांग करते हुए पिछले 9 महीने से यहाँ पे बैठे, और 600 से 700 किसानों ने शहादत दी। बाबा राम सिंह ने शहादत दी। हम भूल जाएं? हम किसी भी क्या किसानों की शहादत का मुआवजा लिया जाएगा? क्या मिलना चाहिए? किसानों की शहादत का मुआवजा भी मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनके परिवार को कौन देखेगा? सरकार के पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है किसान। सरकार के पास कुछ भी है? सरकार के पास बस मुँह जवानी बातें। सरकार का तो मुँह जवानी कहना है कि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, कितने कुछ किसान मरे भी नहीं आंदोलन। तो आए अपना यहाँ पे सर्वे करें, पता चल जाएगा उनको। जो बोलना है, बकना है, भाषण देना है, भाषण के अलावा कुछ, भाषण जीवी लोग हैं, वो भाषण देते रहते हैं। उसी तरह आरएसएस के भी जो किसान संगठन है वो भी बस मुँह जवानी बातें कर रहे हैं। क्या आपको बरगलाने की कोशिश हो रही है क्या? हम बरगने वाले हैं ही नहीं। बरगना होता तो हम 9 महीने से बैठे होते। ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये 3 कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा। भी साफ कह दिया ना कि आप बैठे रहो, जब तक बैठे रह सकते हो। ठीक है ना, वापस होंगे नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। सरकार WTO और अंबानी अडानी की सरकार है या जनता की सरकार है, तो सरकार को तय करना है ना। सरकार के अगर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है तो वो बात मानेगी, और अगर अंबानी अडानी के से चुनी हुई सरकार है तो वो उनकी बात सुनेगी। बात तो मान रही है ना, संशोधन करने को तैयार है। संशोधन से क्या होने वाला है? पॉइंट पे संशोधन, जो भी आपके मुख्य पॉइंट है। कोई संशोधन पूरा एक बता दे रहा हूँ, ये तीनों कानून एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, और इसमें हिडन फैक्ट्स हैं। हम तो कह रहे हैं तीनों काले कानून को वापस लेके नए कानून बना दो। क्या दिक्कत आ रही है? किसानों को बैठा लो, कृषि विशेषज्ञों को बैठा लो, अर्थशास्त्रियों को बैठा लो, ब्यूरोक्रेट्स को बैठा लो, कारपोरेट। संशोधन दिक्कत क्या है भाई? संशोधन से कुछ होना ही नहीं है, कानून यथास्थिति रहेगी। ये डेथ वारंट है किसानों का। हम डेथ वारंट मान लें, फांसी फंदा लगा लें, कमियां हो हटाने कोई ये पूरा कानूनी बेकार है भाई। संशोधन का कोई गुंजाइश ही नहीं इसमें। ये कानूनी बैडली ड्राफ्टेड है। पढ़ा है आपने कानून? देखो, जब आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था तो मेन मुख्य मांगे जो थी यही थी, संशोधन की और एमएसपी के बिल की। जैसे जैसे आंदोलन के दिन बढ़ते गए वैसे मांगे बढ़ती गई। ये आंदोलन जब चलता है, आंदोलन की जब दौर चलते हैं, तो आंदोलन में बहुत सारे लोग जो थे उनकी स्पष्टता धीरे धीरे, और समय के साथ लोगों को और समझ में आया है कानून के बारे में। जैसे जैसे कानून के भी मांगे बढ़ सकते हैं आपके। हाँ, और नहीं, हमारी तो 3 काले कानूनों की वापसी की मांग है, और एमएसपी पे गारंटी कानून की मांग है। और क्या मांग है? CSCP को संवैधानिक दर्जा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो। ये बिजली कानून को वापस लो। जो बिजली का जो कानून है, आज जो नलकूपों के रेट बढ़ा दिए गए हैं, बिजली का जो रेट बढ़ा दिया उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा महंगी बिजली जो है किसानों को यहाँ पे देनी पड़ रही है। तो कौन सा गलत हम लोग मांग कर रहे हैं? इनका कानून जो है वो डेथ वारंट है किसानों के, हम वारंट नहीं। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति में बैठे हुए आंदोलन चलता रहेगा। 26-27 तारीख को अभी नेशनल कन्वेंशन बुलाया है
देश भर के किसान संगठन आ रहे हैं, वो अपनी बातें कहेंगे, सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं सिंघू बॉर्डर पे। 26-27 को मंथन होगा, आगे की रणनीति तय होगी। 5 तारीख को कह रहे हैं बहुत बड़ी रैली होने हाँ, वाली है। 5 तारीख को बहुत बड़ी रैली होगी मुजफ्फरनगर, स्कीम की क्या रैली। ट्रैक्टर लेकर निकलना है क्या? नहीं, रैली होगी, वो वहाँ पे पंचायत होगी, बड़ी पंचायत होगी वहाँ पे लोग। यूपी चुनाव को लेकर के अब जो होगा वो सब बताया जाएगा, 5 को बताया जाएगा, 2 को संभल में भी रैली है, उत्तर प्रदेश में चुनाव उसके बाद भी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कहीं इसकी वजह से नहीं आप लोग अब सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं? नहीं, देखिए कोरोना काल में से पहले भी आपको मालूम है कि तमाम जगह पंचायतें हो रही लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ पंचायतें थी। ज़्यादा। नहीं, हर जगह पंचायतें हो रही थी। कोरोना काल में कुछ पंचायतें कम हुई, कोरोना काल के कारण पंचायतें की रफ्तार कम हो गई थी, फिर से पंचायतें शुरू कर दी। पंचायत करें। हाँ, पंचायत क्या दिक्कत है? हम अपनी बात लोकतांत्रिक लोकतंत्र है ना, अफगानिस्तान थोड़ी है, यहाँ तालिबान का शासन है क्या? तांत्रिक देश है ना, लोकतंत्र की प्रक्रिया से सरकार बनी है ना, तो लोकतंत्र की प्रक्रिया से जब सरकार बनी है तो उन्हें किसानों की बात माननी होगी। इन्हीं किसानों के वोट से सरकार बनी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लखनऊ आएंगे तो बक्कल उधेड़ दिया जाएगा। अब वो मुख्यमंत्री हैं, वो उनके बयान देते रहते हैं, उन सब बयानों क्या से ये कुछ तालिबानी अभी तो हम 18 तारीख को गए थे, हम 18 तारीख को हम गए थे, अभी मीटिंग करके आए हम उनका लोग। ये मतलब नहीं था, उनका मतलब था जैसे राकेश टिकैत जी ने बयान दिया था कि दिल्ली बनाने की लखनऊ को बात। दिल्ली बना देंगे, जैसे दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है वैसे लखनऊ को घेर दिया जाएगा। उस बात पे उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ लखनऊ में करने की कोशिश की तो बक्कल उतार दी जाएगी। नॉर्मल अब ये मुख्यमंत्री की भाषा है, लोकतांत्रिक प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा गलत है। क्या ये तालिबानी भाषा है क्या? भाषा अपने आप में बता रहा है कि लोकतांत्रिक भाषा है। मतलब फिर तो आप लोग भी तालिबानी श्रेणी में आते हैं। जैसे राकेश टिकैत ने बयान दिया था कि अगर सरकार ने कुछ एक्शन लिया तो सरकार की बक्कल उतार दी जाए। देखो एक तो उसी का पलटवार क्या देखो है? ऐसा है, किसान जो है वो गांव से जुड़ा हुआ आदमी होता है, वो गांव की भाषा बोलता है। हमारा किसान जो होता है ना, गांव की भाषा बोलता है, वो गांव में ये मुहावरे होते हैं। लेकिन जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो भाषाएं बोले तो वो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कह सकता। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में काफी काम हुआ है, विकास के काम उन्होंने किए हैं। दिल्ली में उन्होंने जितना काम किया है कि यहाँ पे बेरोजगारी चरम पर है। यूपी नंबर 4 लाख रोजगार दिए हैं। पता नहीं कहाँ दिए हैं, वो जिनको दिया होगा वो जान रहे होंगे, हमें तो नहीं दिखा। बहुत सारे बेरोजगार भटक रहे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं, आप देखिए ना वहाँ पे जाके। लखनऊ में बीटीसी के छात्र हैं, बीएड के छात्र हैं, शिक्षक भर्ती है, बाकी और भर्तियाँ हैं, वो लाठी डंडे उनको मारा जा रहा है लखनऊ में। अगर लाठी डंडे मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है? इतनी बेरोजगार लोगों को मारा जा रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आखिर वो दिखा क्यों नहीं रही? वो तो तालिबान चिल्ला रही है। अरे भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया अंबानी अडानी मीडिया है। अंबानी अडानी से पैसे लेके प्राप्त करके चलने वाली तो मीडिया। अडानी अंबानी को क्या फायदा मिलेगा? अंबानी अडानी को इन 3 काले कानूनों से अरबों खरबों रुपए का फायदा हो रहा है, और क्या हो रहा है, इसलिए ये इधर उधर बात कर रहे हैं। और नहीं, भारत की मीडिया जो नेशनल मीडिया है वो देश के मुद्दे न दिखा के हर किसी भी चैनल को आप अरे भाई, वो तो नॉर्थ कोरिया कभी दिखाती, किम जोंग उन दिखाती, कभी कुछ दिखाती, कभी एलियन दिखाती है। उस मीडिया के बारे में आप क्या, वो तो मीडिया जो है बिकाऊ मीडिया, उसके बारे में क्या बोलना, वो आपको पता है, हमें पता है। तभी तो आप लोग की भूमिका बढ़ गई है, तभी तो आप लोग की जुबान पे ताले लगाने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम कम्युनिटी से पूछा जा रहा है, आखिर बताइए तालिबान कैसा है? अरे इस देश के अंदर जो भी इस देश लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र को मानने वाला व्यक्ति कभी भी तालिबान के हक में कोई भी फैसला नहीं है, कोई बात नहीं। आप तो एक किसान हैं, गाँव से जुड़े हुए रहते हैं, आप तालिबान को किस प्रकार से देखते हैं? एक आतंकवादी संगठन है या नहीं आपके? पूरे विश्व भर ने, यूनाइटेड नेशन ने जो उसके बारे में बोला है वो स्टैंड हमारा भी है। लेकिन अब तो अमेरिका भी बातचीत करने के लिए आ गया। अरे भाई, वो अमेरिका क्या वो पाकिस्तान और चाइना का क्या मामला, उससे हमसे क्या करना है? मैं जो बता रहा हूँ, लोकतंत्र की, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हम लोग लोकतंत्र की प्रक्रिया के साथ चलने वाले लोग, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारों को हम मानते हैं, और लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार जहाँ भी रहती है हम उससे बात करते हैं, हम बाकी लोगों को मान्यता नहीं देते। नहीं, आप पे कह रहे हैं कि तालिबान, हमारे देश का यही स्टैंड है। हमारे देश की जो विदेश नीति होती है वो यही है
कि लोकतंत्र के द्वारा स्थापित सरकार से ही हम बात करते हैं। सर अगर यही स्टैंड है भारत का कि हम तालिबानी से बात नहीं करेंगे, तो दोहा की कतर में जो वहाँ मान्यता की बात कर रहा हूँ मैं। जी मैं भी ताजी बात कर रहा हूँ। अभी कुछ महीने की बात है जब ये वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर कब्जा ना करने से पहले की बात है, जब तालिबान से मीटिंग हुई, गुप्त मीटिंग हुई भारत की दोहा के अब ये अंदर। तो इसके बारे में आप प्रधानमंत्री बता पाएंगे कि वो क्यों मीटिंग की है, किस लिए मीटिंग की है, किससे बात की है, क्या उनके रूल रेगुलेशन थे, क्या उन्होंने तय किया, क्यों किया। हमारे देश के कुछ माननीय सांसद भी हैं, यूपी से भी हैं, सपा से सांसद हैं, मुझे- ओवैसी जी हैं, ये सब तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। देखिए वो जो बातचीत करनी चाहिए जो ये बातें कह रहा, उससे आप जाके पूछिए कि वो उसका क्या स्टैंड, उसका मैं प्रवक्ता नहीं। नजर में क्या है? मैंने कह तो दिया, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हम लोकतंत्र की प्रक्रिया से चुनी हुई सरकारों को मान्यता देते हैं, भारत मान्यता देता है और हमारा वही स्टैंड है। हमारे भारत की विदेश नीति यही है। सांसद इस प्रकार के, अरे भाई अब वो बताएंगे ना कि उनका क्या स्टैंड है, वो क्यों कह रहे हैं। स्टैंड तो उनका है, उनका जो स्टैंड है वो भारत का स्टैंड नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ। उनका जो स्टैंड है वो उसकी जवाब वो देंगे, उसकी जवाबदेही वो देंगे। अगर तालिबान अफगानिस्तान, मैं कह रहा हूँ देश के अंदर लोकतंत्र की चुनी हुई सरकारें हैं और हम जिस देश में लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है हम उसको मान्यता देते हुए खत्म बात। अगर कल को रूल करने लगे अफगानिस्तान पे तालिबान, तो क्या निवेश के लिए बातचीत नहीं करेंगे? जो भारत ने 23 लाख हमारी जो निवेश हुआ था, वो जो वहाँ पे सरकार बनी हुई थी गनी साहब की, उसके पहले हामिद करजई की, वो चुनी हुई सरकार थी, वहाँ लोकतंत्र के चुनाव होने के बाद हुई थी, हमने उनको निवेश किया था। अब आगे सरकार तय करे उसको क्या करना है। हमारा तो हमारे भारत का ये तो विदेश मंत्री बताएंगे ना उनका क्या स्टेटमेंट है। हम तो अपना स्टेटमेंट बता रहे हैं, देश के नागरिक होने का स्टेटमेंट हम बता रहे हैं कि हम लोग चुनी हुई सरकार में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, इसीलिए लोकतंत्र टीवी पे बोल रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है लगातार कि भारत के अंदर भी इस लोकतांत्रिक देश के अंदर भी एक तालिबानी सोच के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जो सरेआम लोगों को कहते हैं कि राम 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 चिल्लाएंगे जब मुल्ले काटे जाएंगे। ये सर्वथा गलत लोग कर रहे हैं जो लोग ये किए और उन पर कार्रवाई हुई है, वो लोग बंद हुए। कहाँ बंद हुए सर? जो एक लोग दिन में जमानत हुई वो अलग विषय, और ऐसे लोगों को और उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कल मोहर्रम के जुलूस में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अब जिन्होंने लगाए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे सरकार क्या कर रही है? ये सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ना, हमारा तो नहीं है। मैं तो हूँ नहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, तो गृह मंत्री जवाब दें इस पर कि कैसे नारे लग रहे हैं। और जिन्होंने वो नारे लगाए हैं, जिनके बारे में आप बता रहे हैं, जो वीडियो आई है जंतर मंतर वाली, उस पर कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सबको अपनी बात कहने का हक है। हर आदमी को अपना मतांतर, अपना पूजा पद्धति अपनाने का हक दिया है और मुझे उस देश पे गर्व है और उसी लोकतांत्रिक हकों को लेकर हम यहाँ खड़े हुए हैं। ऐसी भाषा बोलने वाले को आप कैसे देखते हैं? ऐसी भाषा बोलने वाले देश के समर्थक तो नहीं हो सकते, देशभक्त नहीं हो सकते। वो तो कह रहे हैं हिंदू रक्षक हैं। अब वो उनकी सोच हो सकती है, हम लोग की सोच नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक होने की वजह से ऐसे बयानबाजी आ रही सामने? देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ऐसी कोशिशें करती रहती है पोलराइजेशन की, और कुछ उनके द्वारा पोषित संगठन भी है, वो भी यही काम करते हैं। आप पहले बीजेपी से रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो क्या आपको बुरी लगी बीजेपी की वो चीज़ें जो आप बीजेपी छोड़ दिए? तो आपको कई बार मैं बता चुका कि मैं भाजपा में था, लेकिन भाजपा की जो नीतियां हैं वो देश की जनता के खिलाफ हो गई, किसान के खिलाफ है, इस देश के आम आदमी के खिलाफ है। वो तीसरा कानून जो आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन का कानून है, वो देश के अंदर महंगाई पैदा कर रहा है, बढ़ा रहा है। सुरसा की तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। सरसों का तेल का दाम बढ़ गया, क्यों बढ़ा? इस पर तो आप लोग को बोलना चाहिए ना। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन के कारण आज सरसों का तेल क्यों बढ़ा? क्योंकि उसका स्टॉक ज़्यादा कर लिया है। अनलिमिटेड स्टॉकिंग कर सकता है कोई भी कॉर्पोरेट। अंबानी अडानी गोडाउन बना कर जितना चाहे उतना स्टॉक कर सकते हैं, महंगाई जितना चाहे उतना कर सकते हैं, जितना चाहे उतना महंगा बेच सकते हैं। उसकी छूट सरकार ने दी, लीगलाइज कर रहे हैं वो ब्लैक मार्केटिंग। अभी तो स्टॉक नहीं हुआ, फिर क्यों महंगाई बढ़ी हुई है? स्टॉक किया था ना, तभी तो महंगा हुआ। उसके मूल में जाइए, पता चल जाएगा क्या क्या हुआ।
छापा नहीं डल सकता। जानेंगे कि वहाँ गोडाउन में पड़ा हुआ है माल, लेकिन आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन जो है उसको लीगलाइज कर रहा है। उस बड़े व्यापारी को, बड़े कॉर्पोरेट घराने को वो लीगलाइज कर रहा है कि वो वहाँ पर गोडाउन में अनलिमिटेड स्टॉकिंग कर सकता है, सीमित भंडारण कर सकता है, कोई छापा नहीं मार पाएगा। आपकी लड़ाई इन्हीं चीज़ों की है? हाँ, आपकी लड़ाई इन्हीं चीज़ों से? हमारी लड़ाई इन नीतियों के खिलाफ, सरकार की इन नीतियों के खिलाफ। कहीं ऐसा नहीं आरएसएस से बीजेपी के खिलाफ आपकी लड़ाई हो? हमारी लड़ाई जो भी जनता के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ, ठीक। चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो भाजपा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अंबानी अडानी।